नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का रीट की जो सीरीज़ अपनी एकेडमिक सीरीज चल रही है इंडियन सोसाइटी या भारतीय समाज की। सीधा मैं टॉपिक पर मुद्दे पर आता हूं। अभी तक आप लोगों ने समाज की अर्थ परिभाषा, समाज का मतलब क्या है, समाज के मेन फैक्टर्स क्या है, किन किन कारकों पर समाज आधारित रहता है और किन पर उसका निर्माण होता है, ये तमाम चीज़ें अभी तक हम लोग देख चुके हैं। आइएगा, देखिएगा, हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो मैंने आप लोगों से प्रीवियस एपिसोड में आप लोगों से डिस्कस या चर्चा भी की थी। अब तक जो कोटेशंस, जो परिभाषाएं आपने देखी, उसके हिसाब से यदि हम इस चैप्टर के प्रमुख क्वेश्चंस और उनमें से एक आधे प्रश्न आ भी चुके हैं रीड प्रीवियस एग्जाम्स में, उन्हें भी हम देखते हैं। देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, यदि आप इसको थोड़ा सा और गौर से देखें एलोबरेट करते हुए, तो आप लोग अब यहाँ पर ठीक से समझ जाएंगे। यदि मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो देखिएगा, पढ़िएगा ठीक से और इन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर अपनी तैयारी को परखिएगा कि हम किस लेवल पर आकर टिकते हैं, लाखों में हम कहाँ रहेंगे। और ये मेरा प्रॉमिस है कि जैसे ही ये चैप्टर पूरा होगा, मैं कम से कम 20-30, कम से कम 40 क्वेश्चंस का एक अच्छा आप लोगों को टेस्ट पेपर, जिससे मैं Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर्स बोलूँगा। Q&A नाम से सीरीज चलेगी। अभी राजस्थान इतिहास के अंदर जो अध्याय चल रहा है वो 1818 की संधियाँ हैं। हालांकि वो पूरा हो गया और आपको जल्द ही Q&A सीरीज यानी क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज आपको प्राप्त हो जाएगी, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जहां खुद का आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। बहरहाल, हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न बोल रहा है, यदि इस पहले क्वेश्चन को हम ठीक से देखें, समाज के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। जब भी कोई क्वेश्चन आप हमेशा सॉल्व करें, प्रश्न को बार बार पढ़ें, बारीकी से पढ़ें, देखें कि उसके डिमांड क्या, उसके रिक्वायरमेंट क्या क्या वो पूछना चाहता है। कई बार हम बड़ी जल्दबाजी में और हड़बड़ाहट में क्वेश्चंस को गलत कर बैठते हैं। तो ये इसका जो क्वेश्चन है, समाज के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है, मेन फैक्टर क्या है समाज के। अभी तक हम लोगों ने देखा था समाज के निर्माण के लिए व्यक्तियों का होना आवश्यक है, लेकिन तब तक व्यक्ति दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह समाज नहीं कहलाएगा जब तक उनके मध्य परस्पर अंतःक्रिया द्वारा स्थापित सामाजिक संबंधों का ताना बाना ना बने। तो मुख्य जो चीज़ है वो है सामाजिक संबंधों की स्थापना व्यक्तियों के बीच में, और उसकी स्थापना व्यक्तियों के मध्य जो इंटरेक्शन होगा, जो अंतःक्रिया होगी, उसके आधार पर होगा। और अंतःक्रिया होने के लिए दो या दो से अधिक लोगों का होना आवश्यक है। तो पहली जो विषय वस्तु हुई वो तो हुई व्यक्ति, दूसरी विषय वस्तु हुई उनके मध्य इंटरेक्शंस या सोशल अफेयर्स या सामाजिक क्रियाएं हों, सामाजिक अंतःक्रियाएं हों, और तीसरा इनके द्वारा जो स्टेब्लिश जो सोशल जो नेटवर्क होगा, जो रिलेशंस होंगे, जो सामाजिक अंतर संबंध होंगे, उनसे फिर एक समाज बनता है। क्योंकि संबंध अमूर्त होते हैं, अतः समाज भी अमूर्त होता है। यदि इस तरह की चीज़ों को हम ठीक से चैप्टर को पॉइंट टू पॉइंट, सिलेबस टू सिलेबस यदि हम समझते चले जाते हैं, तो फिर कैसा भी क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, आपको कभी भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये पहला जो ऑप्शन देता है वो है व्यक्तियों की बहुलता। इसका पहला जो ऑप्शन है उसको ढंग से समझिएगा। ये पहला क्वेश्चन, व्यक्तियों की बहुलता। दूसरा, व्यक्तियों के मध्य अंतःक्रिया। तो पहला तो स्टेप आ गया, दो या दो से अधिक लोग हों, राइट, लेकिन ये समाज नहीं कहलाएंगे। व्यक्तियों के मध्य अंतःक्रिया हो रही है, लेकिन तब भी समाज नहीं कहलाएंगे। सामाजिक अंतःक्रिया से उत्पन्न अंतर संबंध, जी, ये तीसरा इंपॉर्टेंट है। जब तक इनके बीच में इस अंतःक्रिया के द्वारा अंतर संबंधों की स्थापना नहीं होगी, तब तक ये समाज नहीं कहलाता। चौथा है उपरोक्त सभी। अतः इस क्वेश्चन के अंदर यदि हम आंसर को खोजें तो हमारा आंसर आके टिकता है सी। माफ़ करिएगा, गलत टिक हो गया है, सी आपका सही आंसर है, याद रखिएगा। पहले क्वेश्चन के अंदर यद्यपि मैं जो Q&A सीरीज चलाऊंगा, वहाँ पर हर प्रश्न की बहुत विस्तार से व्याख्या करूंगा। जल्द ही आपको 1818 की संधियों से संबंधित Q&A सीरीज प्राप्त हो जाएगी, क्वेश्चन आंसर सीरीज। उसके आधार पर भी आप अंदाज़ा लगा लोगे कि आपके रीड के एग्जाम्स में किस लेवल को मैं अडॉप्ट करके चल रहा हूँ, किस लेवल को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बहुत जल्दी, शायद इसके बाद जो नेक्स्ट जो एपिसोड होगा वो 1818 ट्रीटीज का क्वेश्चन पेपर, जिसको Q&A अपन ने बोला है, वो आने वाला है। तो पहले क्वेश्चन में जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया से उत्पन्न अंतर संबंध ही समाज के निर्माण के लिए सबसे प्रमुख आवश्यक तत्व माना जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है हमारे सामने समानता एवं सजातीयता। याद रखिएगा,
समानता एवं सजातीयता। हमने कहा देखा था गिडिंग्स ने समानता और सजातीय यानी कि पारस्परिक जागरूकता को की चेतना को समाज के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व माना था। तो समानता एवं सजातीयता को समाज का आवश्यक तत्व माना गया है। इसमें हमारा आंसर होगा गिडिंग्स, मैकआवर पेज, GDH कॉल, क्यूबर। इन चारों ऑप्शंस में हमारा उत्तर होगा यहाँ पर गिडिंग्स, यानी कि हमारा आंसर होगा ए। याद रखिएगा दूसरे के अंदर हमारा क्या आंसर आएगा ए। तो गिडिंग्स ने समानता और सजातीयता या पारस्परिक जागरूकता को सबसे प्रमुख आवश्यक तत्व माना है। अगला देखिएगा, यदि मैं देखता हूँ तीसरा क्वेश्चन, इसके बाद फिर हम जो इसी चैप्टर को फिर आगे बढ़ाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं है। समाज, यदि हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, ये देखिएगा, समाज मनुष्यों के समूह मात्र का नाम नहीं है, बल्कि यह मनुष्यों के अंतर संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है। आप लोगों ने जब इस अध्याय को पढ़ा था तो आप लोगों ने बहुत देखा था कि ये कोटेशन हम लोग देख चुके हैं। ये कथन असल में लॉपियर का है, आप लोग देख लीजिए। ये एज इट इज कोटेशन हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था कि समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं है, बल्कि यह मनुष्यों के अंतर संबंधों की जटिल व्यवस्था है। इसीलिए मेरा कभी भी क्वेश्चन आयर पर जाने का इरादा कभी नहीं रहा शुरुआत से। मेरी तैयारी जो कराने का जो पैटर्न है वो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाने के उस पर नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को यहाँ पर रटने वाली प्रक्रिया पर लाकर टिकाते हैं। मेरा ये मानना है कंटेंट को पहले बहुत ढंग से समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पेपर कैसा भी है आपके सामने, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। चाहे लॉजिकल बेस्ड हो, चाहे मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन पेपर हो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो यदि मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं, जो तीसरा प्रश्न आपके सामने आया है कि समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं, बल्कि यह मनुष्यों के अंतर संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ए, अर्थात लॉपियर। ये कथन किसका है? लॉपियर का है। आगे देखिएगा, एक चौथा प्रश्न और है, इसको भी देख लीजिए साथ के साथ। संरचनात्मक समाज से तात्पर्य क्या होता है? याद रखिएगा, इंस्टीट्यूशंस के आधार पर समाज के दो प्रकार पाए जाते हैं। वन इज फंक्शनल सोसाइटी एंड अनदर वन इज स्ट्रक्चरल सोसाइटी, यानी कि प्रक्रियात्मक समाज, कार्यात्मक या प्रकार्यात्मक समाज, और दूसरा संरचनात्मक समाज। संरचनात्मक समाज से हमारा मतलब होता है स्थिर समाज, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस, सामाजिक संस्थाओं द्वारा निर्मित है। जिन इन संस्थाओं को हम देख सकते हैं। ये रूढ़िवादी समाज होता है, ये परंपरावादी समाज होता है। प्रक्रियात्मक का मतलब होता है उन संस्थाओं या उनसे जुड़े हुए लोगों के द्वारा जो भूमिकाएं निभाई जाती है, जो फंक्शनल होता है, जो एक्टिव होता है। तो संरचनात्मक समाज से मतलब क्या होता है, जरा इनके ऑप्शंस को एक बार देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, समाज जनरीतियों, रूढ़ियों, संस्थाओं, आदतों, भावनाओं तथा आदर्शों की विरासत है। अर्थात जो लिगेसी से, जो विरासत से, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें हमें प्राप्त होती जा रही है, समाज का वो हिस्सा सदैव संरचनात्मक समाज होता है। तो समाज जनरीतियों, रूढ़ियों, संस्थाओं, आदतों, भावनाओं तथा आदर्शों की विरासत है। जी हाँ। दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है? समाज परस्पर अंतः क्रियाओं से संबंधित समूहों का मिश्रण है। चूंकि यहाँ पर अंतः क्रियाएं आ गई तो इसका मतलब ये फंक्शनल है, ये प्रक्रियात्मक है। सी है, समाज प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छाएं पूरी करने तथा अपने लक्ष्यों की पूर्ति में सहयोग करता है। बिल्कुल हाँ, हमने देखा था कि श्रेष्ठ समाज वही होता है जो पूरा अवसर प्रदान करता है अपने नागरिकों के उन्नयन के लिए, अपने नागरिकों के कौशल को विकसित करने के लिए, और उसमें न्यूनतम हस्तक्षेप रखता है, कम से कम हस्तक्षेप रखता है। तो डी है उपरोक्त सभी। इन चारों ऑप्शन में सही जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए, याद रखिएगा। तो चौथे का जो आंसर है वो है हमारे सामने ए आ रहा है, फोर्थ का जो आंसर है ए, या राइट। ए क्या है? समाज जनरीतियों, रूढ़ियों, संस्थाओं, आदतों तथा भावनाओं एवं आदर्शों की विरासत है। इस प्रकार का समाज सदैव संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल सोसाइटी कहलाता है। ये नोट्स आपको बहुत जल्दी मैं ब्लॉग पर डाल दूंगा। ब्लॉग का लिंक फुटनोट में आप लोग देख रहे हैं, kinshukSharmaClasses.blogspot.com। गूगल क्रोम पर जाकर टाइप करिए और इस मैटर को प्राप्त कर लीजिएगा। तो यहाँ तो मैं आप लोगों को, ये तो बहुत 10-12 क्वेश्चन ही रहेंगे चैप्टर से संबंधित जो बनने की संभावना, लेकिन एक पूरा क्वेश्चन पेपर आपको ब्लॉग पर प्राप्त हो जाएगा और उसको मैं सॉल्व फिर यहाँ चैनल पर करवाऊँगा। जी, इसी अध्याय को यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो कल तक हम थे
मैकआइवर पेज, जो कल से मेरा मतलब वही क्लासेस वाली बात आती है, जो लास्ट हमारा एपिसोड था। मैकआइवर पेज की जो पुस्तक है उसका नाम है हमारे सामने सोसाइटी। बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपको याद रखना भी पड़ेगा। सोसाइटी में मैकआइवर पेज ने समाज की कुछ मूलभूत विशेषताओं पर जोर दिया है। इनमें पहली विशेषता है सार्वभौमिकता। इसका कहना है कि जो सोसाइटी होती है वो सार्वभौमिक होती है, यानी कि यूनिवर्सल होती है। समाज की हर दिशा में, हर कोने में, हर दुनिया के किसी भी प्रकार का समाज, किसी भी प्रकार का कंट्री हो, किसी भी प्रकार के लोगों की कल्चर हो, सिविलाइजेशन हो, इवन समाज जब से मनुष्य का धरती पर अस्तित्व आया है तब से सोसाइटी पाई गई है, समाज पाई गई। अच्छा, एक बात और मैं बतला दूं, जब आप इस चैनल को देख रहे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में, विवरण में, जहाँ पर इसका टाइटल होता है उसको नीचे यदि आप स्क्रॉल करोगे, विवरण में मैंने कक्षा 12वीं जो दिल्ली की जो NCERT की जो मेन बुक है उसका मैंने, जिससे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, या उसका सार निकाल के वहाँ पे डाला है। आप उसे पढ़िएगा। NCERT समाज के बारे में क्या बोलती है, विद पेज नंबर मैंने वहाँ पर डाला है। उसको आप डिस्क्रिप्शन या विवरण में प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप इस बात को बेहद समझोगे। तो पहली जो विशेषता है किसी भी समाज की, चाहे वो पाश्चात्य समाज हो, चाहे वो पारंपरिक समाज हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, चाहे अमेरिका का हो, सार्वभौमिकता, यानी कि समाज दुनिया के किसी भी दिशा और काल पर हमेशा पाया जाएगा। भावनात्मक आधार, क्योंकि समाज जो होता है वो सदस्यों के मध्य अंतःक्रियाओं से बनता है, और ये सामाजिक अंतःक्रियाएं जो होती हैं वो मानवीय भावनाओं, संवेदनाओं, सेंटिमेंट्स और फीलिंग्स के इर्द गिर्द घूमती है। तो इसका भावनात्मक आधार पाया जाता है। मैकआइवर पेज का ये कहना है कि समाज का हमेशा सीमित आकार होता है। थोड़ा सा यहाँ पर हम असहमति जताते हैं। समाज का कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या आकार नहीं होता। आप इसको दायरे में नहीं बांट सकते हो जी कि यहाँ से यहाँ तक है। हाँ, समाज के अंदर जो एक समाज होता है वो सीमित आकार में आ सकता है, लेकिन चूंकि ये मैकआइवर पेज का अपनी एक अवधारणा है सोसाइटी नामक पुस्तक में, तो हमें इसको यूँ देखना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन आ जाए कि मैकआइवर पेज के अनुसार समाज की निम्न में से कौन कौन सी विशेषताएं हैं या कौन कौन सी विशेषताएं नहीं हैं अकॉर्डिंग टू सोसाइटी विच इज़ रिटन बाय द मैकआइवर पेज, तो हमें यहाँ पर इस बात को भी याद रखना है। तो ये कहते हैं कि समाज का सदैव सीमित आकार होता है। चौथी, यदि हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो ये कहते हैं कि व्यक्ति के आरंभिक जीवन को प्रभावित करने वाला सामाजिक एवं पर्यावरणात्मक रूप स्वरूप है। बिल्कुल हकीकत। मनुष्य जब जन्म लेता है तो सबसे पहले माँ की गोद में आता है। माँ समाज का ही हिस्सा है। तो अपने आसपास सराउंडिंग्स में जो चिड़िया भी देख रहा है, आबो हवा को जो भी देख रहा है, वो उसके समाज का ही हिस्सा है। तो उसकी जो पहली जो लर्निंग्स होती हैं, जो पहली पाठशाला है, वो समाज है। तो व्यक्ति के आरंभिक जीवन को सबसे अधिक जो प्रभावित करता है वो सामाजिक, सोशल और उसका एनवायरमेंटल जो फॉर्म है वही उसको डिटरमाइन करता है, निश्चित करता है। सामाजिक संरचना की केंद्रीय स्थिति, नो डाउट, जो सोशल जो स्ट्रक्चरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, समाज का जो संरचनात्मक जो स्थिति है, उसमें सेंट्रल पोजीशन में सदैव सोसाइटी होती है। और सोसाइटी की भी जो मूलभूत जो इकाई है वो परिवार है। परिवार की मूलभूत इकाई मनुष्य होता है। इसीलिए मैंने कहा था समाज के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों, फिर उनके बीच में अंतःक्रिया, फिर उनकी अंतःक्रियाओं से स्थापित अंतर संबंधों का होना आवश्यक है। तो मैकआइवर पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में इस बात का उल्लेख किया है कि समाज सामाजिक संरचना की केंद्रीय स्थिति मानी जाती है। सदस्यों में सदैव उत्तरदायित्व की भावना होती है। नेक्स्ट, इसकी विशेषता जो मैकआइवर पेज के द्वारा कही गई है कि समाज के अंदर सदैव उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है। समाज का हर सदस्य, क्योंकि श्रेष्ठ समाज वो होता है जो नागरिकों को श्रेष्ठ अवसर प्रदान करता है, श्रेष्ठ शिक्षण प्रदान करता है, श्रेष्ठ आदर्श और सीख प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में जिसे हम कहते हैं सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के हर नागरिक के अंदर एक उत्तरदायित्व की भावना होती है कि मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जो समाज को अस्थिर करे, उसका विखंडन करे। समाज की जो पुरानी पीढ़ी है, जो बुजुर्ग पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी के द्वारा किए गए कार्यों से उसे शर्मिंदगी झेलनी पड़े, क्योंकि ये एक हेरिटेज लिगेसी है, आप कह सकते हैं सांस्कृतिक विरासत है, कल्चरल हेरिटेज है। तो कोई भी जनरेशन नहीं चाहती कि वो आने वाली पीढ़ी को मुंह ना दिखा पाए और पुरानी पीढ़ी के सामने वो मुंह उठा ना पाए। तो ऐसा कोई कार्य नहीं करना होता है। समाज के अंदर हर तरह के अच्छे बुरे लोग पाए जाते हैं, वो एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है। इसीलिए कानून और दंड होता है ताकि हम अपराधों पर नियंत्रण पा सकें। तो इसका कहना है मैकआइवर पेज का अपनी पुस्तक सोसाइटी में कि सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है। एक महत्वपूर्ण बात जो हमारे सामने और आती है,
सोशल रेगुलेशन, सामाजिक नियमन, ये याद रखिएगा। सोसाइटी सदैव सामाजिक नियमन करती है। सोसाइटी का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सोसाइटी के अंदर जो अमूर्त जो परंपराएं, रीति रिवाज हो, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले जो सामाजिक कानून होते हैं, टैबूज होते हैं ट्राइबल्स में, सामाजिक निषेध, ये वो स्वायत्तकारी एक तरह का लॉ एंड रेगुलेशंस होते हैं सोसाइटी के हिडन रूप में, जो समाज के सदस्यों के मध्य में बुरे कार्य करने के प्रति दंड की चेतना का उत्पन्न करते हैं, बदनामी की चेतना का उत्पन्न करते हैं, और इसीलिए सामाजिक नियमन हमेशा बना रहता है। आज भी आप पारंपरिक भारतीय समाजों में हमेशा इस चीज़ को देखते हो कि जो बुजुर्ग पीढ़ी होती है हमेशा एक बात कहती है, भाई कम से कम ईश्वर आपको देख रहा है, आप ऐसा कार्य मत, तो ये ईश्वर आपने किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा नियमन है कि हमें स्वर्ग और नरक की परिकल्पनाएं दिखाई जाती हैं। हमें ये दिखाया जाता है कि अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा मिलता है और बुरे कर्म का अंत हमेशा बुरे से होता है। तो ये एक नियमन, रेगुलेशन, सोशल रेगुलेशन या सामाजिक नियमन सोसाइटी में पाया जाता है, और इस बात पर जोर मैकआइवर पेज ने डाला है। मैकआइवर पेज अपनी अगली विशेषताओं की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है समाज की। हम चर्चा कर चुके हैं इस चीज़ पर बार बार, स्थायी और अस्थायी। स्थायी की समाज सार्वभौमिक, समाज विश्व के हर दिशा में, हर कोने में है, और अस्थायी क्योंकि संगठन विघटन चलता रहता है, जन्म और मृत्यु चलती रहती है, तो समाज सदैव परिवर्तनशील, अखंडित एवं स्थायी होता है। आइएगा, यदि हम अगला जो देखते हैं कि समाज का विकास, हमने कहाँ तक क्वेश्चंस देख लेते हैं जी। ओके, हम लोगों ने 1 2 3 4 क्वेश्चन देख लेते। 5वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिएगा। 5th क्वेश्चन क्या बोलता है? अच्छा, ये क्वेश्चन रीट लेवल सेकंड में 2011 में आ चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक क्वेश्चन आपके सामने आया है 2011 रीट लेवल सेकंड के अंदर, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है। अच्छा, मैंने यहाँ पर सामाजिक टीचिंग मेथड, सोशल टीचिंग मेथड्स के भी क्वेश्चन साथ के साथ लिए, सामाजिक शिक्षण विधियों के, ताकि जो मेरे डिसिपल्स इन चीज़ों को देख रहे हैं वो ठीक से अपने आप को तैयार कर सकें। आप लोगों के कमेंट्स से जितनी भी मात्रा में, मेरे लिए वो गिफ्ट है, मेरे लिए वो प्रेरणा है। कृपया मुझे इसी प्रकार से आप लोग उत्साहित रखें ताकि मैं श्रेष्ठ अपना आपके सामने लेकर आ सकूं। यद्यपि मैं प्रयास करता हूं कि मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हूं, फिर भी इंसान है तो मन में लालच तो रहता ही है। जो क्वेश्चन है कि भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो पहला ऑप्शन है, ए अनेकता में एकता। एक्सक्यूज, हम जानते हैं ये भारतीय सोसाइटी की, भारतीय समाज की सबसे प्रमुख विशेषता है। अमीर खुसरो जिसने खुद को हिंदवी तोता भी कहा है, कभी लिखा भी था कि मेरा देश बड़ा निराला है, यहाँ पर हर एक कोस पर पानी और बोली बदल दी। आप लोग जानते हैं अमीर खुसरो कौन है? गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रेन भई चहु देश। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल। छाप तिलक सब छीनी रे मोने तो से नैना मिलाई के। नूह सिपियर, और आप समझते हैं कि खजाइन उल फुतूह, कई पुस्तकों के लेखक जिसने 8 अमीर सुल्तानों का शासन देखा था। अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख दरबारी साहित्यकार थे अमीर खुसरो, उसने कहा भी था कि मेरा देश बड़ा निराला है, यहाँ हर एक कोस पर पानी और बोली बदलती है। आप लोग समझिएगा, यहाँ भौगोलिक, जलवायु, रहन सहन, खान पान, तमाम तरह के आधार पर प्रादेशिक विशेषताएं। दक्षिण भारत की कल्चर बिल्कुल ही अलग है, नॉर्थ इंडिया की बिल्कुल ही अलग है। नॉर्थ इंडिया में, अरे बाबा आप राजस्थान में आइए, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात, शेखावाटी, मारवाड़, मेवाड़, वागड़, प्रत्येक थली, प्रत्येक प्रदेश की अपना रहन सहन, कल्चर, खान पान है। तो और उसके बावजूद भारत एक है। तो अनेकता में एकता सबसे बड़ी विशेषता है। अशिक्षा, देखिए भारत अशिक्षित तो रहा है, वर्तमान में पढ़े लिखे जानवरों को छोड़ दूँ, मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, मैं खुली बात करने वाला इंसान हूँ। किसी को पसंद आए तो ठीक, वरना भाड़ में जाओ। अपनी आंखें खोल के रखो, मैं परंपरावादी इंसान नहीं हूँ और मैं किसी की पूंछ को पकड़ के चलने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं आज की शिक्षा पद्धति से कहीं ना कहीं खिन्नता है, क्योंकि ये व्यक्तियों को कुशिक्षित कर रही है। ये आपकी मॉरल जो बेस था उसको पूरा ख़त्म कर चुका है। तो भारत नो डाउट, जिसको हम कहते हैं इलिटरेसी, था, लेकिन भारत कभी भी कुशिक्षित नहीं था। भारत सदैव विश्व गुरु था। तो लेकिन ये विशेषता नहीं है। हमारे यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज पाई गई थी, इस बात को याद रखिएगा।
स्वावलंबन, ठीक है, स्वावलंबन तो खैर रहा है क्योंकि हमारा जो पूरा सिस्टम था सोसाइटी का वो स्वावलंबी था। और प्रादेशिकता, ये बात भी सही बात है, बिल्कुल नो डाउट, सारी प्रमुख विशेषताएं हैं पारंपरिक भारतीय समाज की। लेकिन इसने जो जोर दिया है, यदि ये चारों सही होते तो फिर उपरोक्त सभी होते। इसने जो सबसे बड़ा जो जोर दिया है वो दिया प्रमुख विशेषता है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रमुख विशेषता से हमारा तात्पर्य होता है, जिसकी वजह से इस विश्व में भारतीय समाज की, भारतीय संस्कृति की आइडेंटिटी है, पहचान है, वो है अनेकता में एकता, अर्थात अनेकता में एकता। अशिक्षा, स्वावलंबन, प्रादेशिकता, ये असल में विशेषताएं तो है, लेकिन इनकी वजह से भारत की पहचान नहीं है। आप वर्तमान में केरल को देखिए, 100% लिटरेसी रेट है, लेकिन बिल्कुल अलग रेड, एक बिल्कुल शेड भी है इस स्टेट का। और रजवाड़े की बात की या राजस्थान की, तो यहाँ पर शिक्षा का दर अपेक्षाकृत कंपेरेटिवली कम है, लेकिन यहाँ लोगों के अंदर सोशल जो, जिसे हम कहते हैं मानवीयता, वो बेहद अन्य समाजों की तुलना में कहीं ज़्यादा है हमारे यहाँ पर। बहरहाल ये अलग चर्चा का विषय हो सकता है। तो जो पांचवा प्रश्न है, इसके हिसाब से इसका उत्तर होगा कि अनेकता में एकता। यदि मैं कुछ टीचिंग मेथड्स की बात करूँ, चलिए इसको बाद में बात कर लेंगे टीचिंग मेथड्स को, पहले सोसाइटी अपन पूरी कर लेते हैं। शायद एक आध एक प्रश्न हमारे सोसाइटी के और प्राप्त हो सकते हैं यहाँ पर, मेरे हिसाब से ये रहा जी देखिएगा, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। समाज एक अमूर्त धारणा है, हम लोग जानते हैं, जो एक समूह के सदस्य के मध्य पाए जाने वाले आपसी संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। अच्छा, ये कथन हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। सबसे बड़ी बात, मुझे नहीं पता आप लोगों को अभी याद है या नहीं है, लेकिन मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अवश्य याद रहना चाहिए। समाज एक अमूर्त धारणा है, अमूर्त का मतलब इनविजिबल, विच इज़ नॉट, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जो एक समूह के सदस्यों के मध्य पाए जाने वाले आपसी संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। हम जानते हैं ये कथन र्यूटर के द्वारा दिया गया था, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि र्यूटर। तो र्यूटर ने ये कथन दिया कि समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के मध्य पाए जाने वाले आपसी संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। एक और क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, समाज की विशेषता पाई जाती है। क्या है समाज की विशेषता? क्वेश्चन नंबर 10। ये विशेषता क्या है? समाज में संगठन और विघटन का संयोग होता है। बिल्कुल सही बात है, संगठन नहीं होगा तो समाज स्थायी नहीं होगा, और विघटन नहीं होगा तो सृजन नहीं होगा, क्योंकि समाज परिवर्तनशील भी तो है। ए बिल्कुल सही है, समाज में एकता, समरसता, सहयोग, संघर्ष साथ साथ चलते हैं। बी सही है, समाज एक अमूर्त अवधारणा है। बिल्कुल सही है। डी उपरोक्त सभी बिल्कुल, तो यहाँ पर आंसर होगा 10वें में डी। अब आप देख लीजिए, हमने पिछले 3-4 एपिसोड में इस टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा प्रकाश डाला है इस टॉपिक पर। तो नतीजा क्या निकल रहा है आपके सामने कि आप बेहद अच्छे से अब क्वेश्चंस की नेचर को पकड़ने में सफल हो रहे हैं। शायद एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, 11वां क्वेश्चन बात की जाए। चलो, ये टीचिंग मेथड है, इसको भी हम बाद में देखेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि मैकआवर पेज की विशेषताएं तो हो गई हैं। इसके बाद आप लोग आइएगा, ये वही वाली बात है, ब्लॉग का लिंक मैंने इस बार स्थायी तौर पर फुटनोट में डाल दिया है, तो प्लीज़ आप लोग जाइए, पढ़िए, कमेंट करिए आपको कैसे लग रहे हैं नोट्स। मैंने पूरे स्पष्ट वहाँ पर डालें, और आपकी रीड से संबंधित जितने भी अध्याय हैं, पूरी इंडियन सोसाइटी, पूरा इंडियन हिस्ट्री, पूरा राजस्थान कल्चर, पूरा राजस्थान जो हिस्ट्री है, इसके नोट्स ब्लॉग पर आपको जैसे जैसे मैं यहाँ पढ़ाता जाऊँगा वहाँ नोट्स आपको मिलते चले जाएंगे। जैसे जैसे यहाँ स्लाइड्स तैयार होती जाएंगी वहाँ थोड़ा सा मैं और इसको एलेबोरेट करूँगा, विस्तार दूंगा जी। तो यदि हम समाज का विकास देखें कि क्या सीक्वेंस क्या है सोसाइटी के डेवलपमेंट का, ऑगस्ट कॉम्टे आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑगस्ट कॉम्टे को हमने समाज का पितामह भी कहा है, और भारतीय समाज का पितामह किसको कहा गया है? जी.एस. घुरिये को। भारतीय समाज का पितामह सदाशिव, जो गोविंद सदाशिव जो घुरिये है, जी.एस. घुरिये, और द फादर ऑफ द सोशियोलॉजी इज ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट कॉम्टे ने पहली बार सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। यद्यपि आप लोगों ने इससे विज्ञानों की रानी और सामाजिक भौतिकी कई शब्दों का प्रयोग किया है, वो अभी आप आगे देख लोगे। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा,
सोशियोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति है, व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला समाजशास्त्र का पहला जो व्यक्ति है वो ऑगस्ट कॉम्टे है। इसीलिए ऑगस्ट कॉम्टे को हमने समाजशास्त्र का पितामह भी कहा है। ऑगस्ट कॉम्टे के अनुसार समाज का विकास निम्न चरणों के अंतर्गत हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑगस्ट कॉम्टे क्या बोलता है सोसाइटी के विकास में कि सबसे पहले तो एक आखेटक समाज था। आखेटक समाज से मतलब है बिल्कुल पाषाण युगीन मानवीय समाज, इसको हम शिकारी समाज, हंटिंग सोसाइटी भी कह सकते हैं। इस समाज से फिर पशुपालक समाज का निर्माण हुआ कि मनुष्य ने जो जंगली पशु थे उनको पालतू बनाया, उनका फिर अपने भोजन खाद्य सामग्री के रूप में और माल ढोने के रूप में या वाहन के रूप में उनका प्रयोग किया। फिर इससे उसने कुछ वन्य जो कृषि जो किस्में थी उनको बोना चालू किया, उनकी खेती करना चालू किया। और फिर जैसे जैसे उसके पास खाद्यान्न का उत्पादन होता चला गया, संग्रहण होता चला गया, उनका वो कई प्रकार का व्यापार करने लगा। माइनिंग्स के जरिए उसने आयरन, कॉपर्स जैसे मेटल्स प्राप्त कर लिए और फिर उनका उसने धीरे धीरे अपनी जो भी टेक्नोलॉजी उसके पास अवेलेबल थी उसके द्वारा उसने टूल्स और इक्विपमेंट्स बनाने चालू किए और अपनी जो मेटलिस्टिक लाइफ थी, उसकी जो भौतिक जीवन था, उसको बहुत ज़्यादा उन्नत करने का प्रयास किया। तो ये सबसे अंत में ऑगस्ट और कॉम्टे के अनुसार सबसे अंत में जाकर इंडस्ट्रियल सोसाइटी या औद्योगिक समाज का विकास हुआ है। औद्योगिक समाज के अंदर जो वर्ग चेतना, वर्ग संघर्ष की भावना उभरी, उसी पर कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में विस्तार से चर्चा करी है। ये कार्ल मार्क्स ही है जिन्होंने इंडियन सोसाइटी को, भारतीय समाज को एशियाई बंद समाज कहा था। इस बात को याद रखिएगा। तो यदि मैं कार्ल मार्क्स इसकी बात करूं ऑगस्ट कॉम्टे की, तो ऑगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र का पितामह कहा है। ऑगस्ट कॉम्टे ने सोसाइटी के विकास का जो क्रम प्रदान किया है, इसमें सबसे पहले आखेटक समाज, फिर पशुपालक समाज आ रहा है, फिर कृषक समाज आ रहा है और सबसे अंत में औद्योगिक समाज इसके अनुसार आप लोग देख रहे हैं। एक अच्छी कोटेशन हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, दोबारा देखिएगा। सोशियोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग ऑगस्ट कॉम्टे ने 22 दिसंबर 1838 को किया था। 22 दिसंबर 1838 को किया था, इसीलिए ऑगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र का पिता या पितामह भी कहा जाता है। ऑगस्ट कॉम्टे ने कई सारी पुस्तकें लिखी, पॉजिटिव फिलोसफी, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी एंड रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी जैसी प्रसिद्ध पुस्तकों के लेखक ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र के लिए कई संज्ञाओं का प्रयोग किया था। इसे अन्य विज्ञानों की रानी बोला, क्वीन ऑफ द अदर साइंसेज, सोशल फिजिक्स का, सामाजिक भौतिकी कहा, एवं समस्त सामाजिक विज्ञानों की जननी कहा, यानी कि मदर ऑफ द ऑल सोशल ह्यूमैनिटीज़। जो सोशल साइंसेज हैं, जो ह्यूमैनिटीज़ के विषय हैं, उनकी जननी मदर कहा है। तो समस्त सामाजिक विज्ञानों की जननी कहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्लाइड शो आपको बेहद अच्छा लगा है। इस सीरीज़ का, इंडियन सोसाइटी की सीरीज़ का जो ये एपिसोड है, 3rd एपिसोड, आपको बेहद अच्छा लगा होगा। क्वेश्चंस का फ़ायदा आपको मिला होगा। जल्द ही मैं फिर जो एग्रीकल्चर सोसाइटी है, कृषक समाज है, इस पर एक नया वीडियो स्लाइड शो लेकर आपके सामने आ रहा हूँ कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वंदे मातरम।